हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हुसिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑलरेडी हम 9th क्लास के इकोनॉमिक्स कर चुके हैं एंड 10th का फर्स्ट चैप्टर भी कर चुके हैं और आज हम पहुँचे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी पे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ओवरव्यू में क्या दे रखा है। ओवरव्यू में बेसिकली वो होता है जो हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना होता है। तो ये तीनों टॉपिक्स पढ़ने हमें इस चैप्टर में। इस 3 टॉपिक के अंदर और भी सब टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं सभी NCERT के टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। ओवरव्यू में है, फर्स्ट ओवरव्यू में है comparison of 3 sectors of the economy, and second is difference between organized and unorganized sectors, and third is classification of economic activities। हम इन तीनों टॉपिक्स को डीप में पढ़ने वाले हैं और इसके और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स भी होंगे बीच बीच में, उन सबको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है फर्स्ट टॉपिक इसका, जो कि आपके NCERT के बुक के अकॉर्डिंग है। इसमें है दोज एक्टिविटीज़ विच जनरेट्स सम इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले में हमको प्रॉफिट होता है, जिससे हमें इनकम जनरेट होता है, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ कंप्यूटर इंजीनियर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रॉफिट इज़ मेकिंग मनी फ्रॉम हिज वर्क। ऐसा कोई भी काम जिसके बदले में आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप मनी मेक कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, उन सबको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज़ सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज़ टर्सरी सेक्टर। सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर में देखते हैं क्या होता है। इसमें होता है रिलेटेड टू फार्मिंग एक्टिविटीज़। इसमें रॉ मटेरियल से जुड़ी चीज़ें आती हैं प्राइमरी सेक्टर में, वो आती हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ से। सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर्स में आता है रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, और इसी रॉ मटेरियल को नेक्स्ट प्रोसेसिंग पे लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में। एंड थर्ड है टर्सरी सेक्टर। ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट इन दोनों सेक्टर्स को। प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को जो सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है वो है ये टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तो इसमें सर्विसेज वगैरह आ जाती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं हम इन तीनों सेक्टर्स को। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे NCERT बुक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड पॉपुलेशन। इसके अंदर दे रखा है thousands of economic activities going around in all 3 sectors. It makes almost impossible to take account every such activities. फिर पढ़ते हैं we check only final goods and services। इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ पे है थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर हु सेल्स wheat टू अ फ्लोर मिल फॉर Rs 8 पर kg। एक फार्मर है जो कि गेहूँ बेचता है एक फ्लोर मिल को 8 रुपये पर किलो। एंड द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी फॉर 10 रुपये पर किलोग्राम। एक फार्मर है जो कि व्हीट मतलब गेहूँ बेचता है एक फ्लोर मिल को 8 रुपये पर kg, और मिल ग्राइंड कर देता है। मिल जो है उस व्हीट को ग्राइंड करने के बाद एक बिस्किट कंपनी को बेचता है 10 रुपये किलो। एंड द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, एंड इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर 60, मतलब कि 15 पर पैकेट्स। एक पैकेट पे 15 रुपये। बिस्किट आर द फाइनल गुड्स, दैट इज़ गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स।
फाइनल गुड्स उसी को कहते हैं जो कि कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, पहले तो फार्मर से स्टार्ट होती है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो होता है वो बनते हैं, फिर बीच में जो सेलर्स वगैरह आते हैं वो सारी चीज़ें भी होती हैं, एंड लास्ट में जो कंज्यूमर तक पहुंचता है जो गुड, उसको हम फाइनल गुड कहते हैं। तो ये तो प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें हमने कंपेयर कर लिया कि 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को। एक तो यहाँ पे फार्मर की बात कही गई है, ठीक है, एक फार्मर जो कि बेचता है अपनी वीट को, एक फ्लोर मिल को। तो यहाँ पे कौन सा सेक्टर का यूज़ हो रहा है, इसमें प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। देन बिस्किट कंपनी इसको फ्लोर बनाने के लिए यूज़ करती है, शुगर एंड ऑयल डाल के बिस्किट बनाती है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया। एंड फाइनली इस बिस्किट को बेच दिया जाता है कंज्यूमर तक, तो ये हो गया टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर डिपेंडेंट है पहले दोनों पे, और वो उसको हेल्प भी करते हैं। टर्सरी सेक्टर फर्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प भी करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कंपैरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी में क्या आता है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। मोर द जीडीपी मोर बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो ये तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक डेफिनेशन टाइप का था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ पढ़ना हमको। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टार्टिंग डेवलपमेंट में प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन एक्टिविटी इन द कंट्री। कंट्री में सबसे पहले जो था, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर जो था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर था इंडियन एक्टिविटी के लिए। इंडियन एक्टिविटी विद द इनोवेशन इन फार्मिंग मेथड, इनोवेशन हुआ धीरे धीरे फार्मिंग मेथड का। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बिगन टू प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। जब इनोवेशन हुआ फार्मिंग मेथड का, तो एग्रीकल्चर जो है जो पहले से और ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गया पहले के अगर तुलना किया जाए तो। पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, सम पीपल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। कुछ लोग काम करने लगे इंडस्ट्रीज़ में, कुछ पीपल लग गए ट्रांसपोर्टेशन में। इस तरीके से हिस्टोरिकल चेंजेस हुआ सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमी एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। फिर क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर जो हो गया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया इकोनॉमी एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, लोगों को काम मिलता है। फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें होती थी, तो फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें होएंगी। अब उसको आगे थोड़ा सा और नेक्स्ट प्रोडक्शन में लगाएंगे, तो वो जो प्रोडक्टिविटी की जो एक्टिविटी होगी उसमें लोग लगेंगे। जैसे कि अभी इंडस्ट्री वगैरह में, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ लोग लग गए थे, तो वो यही है, सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है वो, ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। different industry related to food processing equipment, making textile coming in large number. This lead to start of service such as banking, health, education, etc. The service sector has become the most important sector in terms of total production and started employing more people. और यहाँ पे टर्सरी सेक्टर की भी बात की गई है, जो कि यहाँ पे क्या है कि सर्विसेज की भी बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, और सर्विसेज के से और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इज इन जीडीपी। इन द पीरियड 1973 to 1974 द प्राइमरी सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द जीडीपी। 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर जो था वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में, बट 2013-14 की जब बात करते हैं तो टर्सरी सेक्टर जो है उसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में। नाउ द क्वेश्चन वाई, देयर आर वेरियस फैक्टर बिहाइंड दिस, लेट्स स्टडी दीज इन डिटेल्स। अब ऐसा क्यों हुआ कि 2013-14 में टर्सरी सेक्टर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में, जबकि 1973-74 की बात अगर करें तो वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया था मैक्सिमम जीडीपी में। इन सबको हम पढ़ते हैं आगे।
अब हम इसका रीज़न पढ़ते हैं कि रीज़न क्या है कि 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, 2013-14 में टर्सरी सेक्टर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो इसके अंदर का रीज़न क्या है? तो फैक्टर्स बिहाइंड दिस शिफ्ट इन कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, बैंकिंग। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ सर्विसेज का, जैसे कि सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, बैंकिंग। और इन सभी में लोग ही तो काम करेंगे ना, और जब लोग काम करेंगे तो कंट्रीब्यूट होगा जीडीपी में। नेक्स्ट है द ग्रेटर द डेवलपमेंट of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका where are most of the people employed? In the period during 1973-74, 1973-74, 40% in contributed by the primary सेक्टर इन जीडीपी ऑफ द कंट्री। कंट्री के 40% जो है प्राइमरी सेक्टर से कंट्रीब्यूट हो रहा था जीडीपी में। सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड ओनली 12% एंड सेकेंडरी सेक्टर सिर्फ 12% कंट्रीब्यूट कर रहा था एंड टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था 48%। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट परसेंट ड्यूरिंग द पीरियड 1972 टू 1973। एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज क्या था 1972-1973 में? 74% इंडिया के लोग इंगेज्ड थे प्राइमरी सेक्टर में, मतलब कि कृषि से रिलेटेड काम में। ठीक है, कृषि मतलब वही फार्मिंग। एंड सिर्फ 15% लोग इन्वॉल्व थे टर्सरी सेक्टर में। लेकिन 2013-14 की बात करें तो द परसेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्सरी सेक्टर इन जीडीपी ऑफ द कंट्री इंक्रीज्ड एंड रीच टू 67%। जो 1972-1973 में टर्सरी सेक्टर ने सिर्फ 15% जो कंट्रीब्यूट किया था, वही 2013-14 में बढ़ के 67% हो गया टर्सरी सेक्टर ने, जो कि टर्सरी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट है द प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस टू ओनली 12% and the primary sector continue to be the largest employer during 2011-12 और प्राइमरी सेक्टर continue to be largest employer during 2011-12। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? मोर पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर देन द नेसेसिटी। नेसेसिटी से ज़्यादा लोग किसी काम को अगर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। इट इज़ कॉल्ड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। वही है, काम से ज़्यादा लोग काम कम लोगों के करने के लिए है, लेकिन उसी काम को बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। और क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग अ डैम एंड सुटेबल प्लेस and increasing efficiency of transportation and storage, promoting small scale industries such as mills, honey collection centers, and emphasis on education and training center. Identifying potential of an area, example, area can be developed and tourist site, and government welfare schemes like making well or pump near farms, providing electricity, building hospitals.
ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मनरेगा के बारे में। अब देखते हैं मनरेगा का क्या मतलब होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गारंटी एक्ट। तो ये फुल फॉर्म है मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नोन एज मनरेगा 2005। नेक्स्ट है अंडर मनरेगा 2005, इनमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। इन रूरल एरिया ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इज नीड ऑफ वर्क आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। मनरेगा के अंदर क्या चीज़ें हैं, गाँव ग्रामीण क्षेत्र में जो कि काम करने के लायक हैं और जिनको काम की ज़रूरत है, उनको 10 दिन के लिए एक साल में 10 दिन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काम उनको दिया जाता है। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। अगर गवर्नमेंट ने काम देने में फेल हो गया है, काम अगर नहीं है, तो वो उनको बैठे बैठे भी मतलब कि उनको पैसे देंगे, मतलब कि उनकी जो भी दिन की कमाई होती है 10-100 दिन के हिसाब से उसको वो वेजेस देंगे, ठीक है। तो ये तो मनरेगा का मतलब था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। Organized sectors are registered by the government and have to follow the rules and regulation, while unorganized sector are largely outside the control of the government. Organized जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर होता है एंड अनऑर्गेनाइज जो होता है वो आउटसाइड कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर enjoy security of employment while the unorganized sector there is no job security। वही है, सिंपल सी बात है। Organized sector are expected to work only a fixed number of hours while unorganized sector there is no pay for overtime working। Organized sector में क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स होता है कि इतने घंटे के लिए आपको काम करना है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये पूरा फिक्स नहीं होता कि इतने घंटे के लिए काम करना है आपको, और अगर ओवर टाइम हो रहा है तो उसके लिए आपको पे भी नहीं किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स गेट पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज प्रोविडेंट फंड, gratuity, medical benefit etc. while no such benefit are given in organized sector। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आपको लीव की छुट्टी है तो उसके भी पैसे मिलते हैं, हॉलीडेज़ के भी पैसे मिलते हैं, एंड फंड वगैरह कुछ होता है, मेडिकल बेनिफिट वगैरह होता है, ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर को दिया जाता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता। Example of organized sectors are government employees, banks, while examples of unorganized sectors are home tutors, personal working in small general stores। तो ये हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को। लास्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसको पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ who owns assets and is responsible for the delivery of services। Activities can be classified into two types। एक तो है the government own most of the assets and provided all the services, जैसे कि रेलवे, इंडिया में रेलवे जो है और पोस्ट ऑफिस ये गवर्नमेंट का एसेट है,
ठीक है, और ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। और दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ऑनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज़ इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं और सारी फैसिलिटी जो है, सर्विसेज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल है इसका रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस। जबकि प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है सारी डिलीवरी सर्विसेज, ये सारी किसके पास होती है, एंड एसेट्स ऑफ ऑनरशिप, ये सारी होती है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी के पास। इसका एग्जाम्पल है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को भी बोलते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स थे। तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे इसमें टॉपिक्स थे, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा सारे थे। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इसमें। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है और आपको समझ में भी आया है, और आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इससे तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, एंड लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करती हूँ, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोज़ लाती रहूँगी। थोड़ा सा आप ये दिखाइए कि हाँ मेरा ये जो काम है वर्थ इट है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।